नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने बाबा नीम करोली महाराज के बारे में तो सुना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि इनका आश्रम कैंची धाम में है, जो नैनीताल से 45 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों के सुंदर और मनमोहक वादियों में है। आपने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के भारत आने और कैंची धाम जाने और महाराज जी से मिलने के बारे में भी सुना होगा। इनके अलावा हॉलीवुड के कई मशहूर सितारे भी इंडिया आए। उनमें एक है जूलिया रॉबर्ट्स। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about. ऑस्कर की तरह ही म्यूजिक की फील्ड में दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड, उस ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेटेड मशहूर संगीतकार कृष्णा दास। किसने इनको महाराज जी के बारे में बताया, और न सिर्फ बताया बल्कि इतनी शिद्दत और इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ बताया कि ये लोग मजबूर हो गए अमेरिका से 12,000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, इंडिया आने के लिए 24 घंटे फ्लाइट में लगा करके अपने काम, अपनी कंपनीज को छोड़ करके इंडिया और यहाँ महाराज जी से मिले। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग किसी स्वयं सिद्ध बाबा के दरबार में गए और बाबा ने कहा, अच्छा बिल गेट्स आओ, अच्छा तुम परेशान हो, मुझे गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं, कृपा वहीं अटकी हुई है। कहाँ से आए भाई आप? ये ब्रेड बटर बहुत आ रहा है भाई। तेरा मुंह काला, तू बंटाई से भिड़ गया, समझा क्या लाला? तो फिर आखिर इन लोगों को कैसे पता चला? इंडिया आने के बारे में आखिर इन्हें किसने बताया? कैंची धाम के बारे में, महाराज जी के बारे में आखिर इन्हें कहाँ से पता चला? तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रस्टेड सोर्स क्या है जिसने अमेरिका और यूरोप में महाराज जी की महिमा का प्रचार प्रसार किया। ये ट्रस्टेड सोर्स एक किताब है। जी हाँ, एक किताब, एक ऐसी किताब जिसे जिसने भी पढ़ा, जब भी पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा, वो अपने आप को इंडिया आकर के महाराज जी के दर्शन करने से नहीं रोक पाया। और इस किताब का नाम है, इस बुक का नाम है बी हियर नाउ। और जितने कमाल की ये किताब है उससे भी कमाल के हैं इसके राइटर, इसके लेखक रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्हें महाराज जी ने इंडिया में एक नया नाम दिया था, बाबा रामदास। तो आइए जानते हैं रिचर्ड एल्बर्ट की रोचक जिंदगी के बारे में और कैसे ये अपने गुरु बाबा श्री नीम करोली महाराज से मिले, जिनसे मिलने के बाद इनकी जिंदगी 180 डिग्री से टर्न हो गई। इस कहानी से आपको एक और चीज पता चलेगी कि कैसे जब सही समय आता है तो एक गुरु अपने शिष्य को या एक शिष्य अपने गुरु को ढूंढ ही लेता है। तो चलिए रामदास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्हें महाराज जी ने बाद में रामदास का नाम दिया था, रामदास सर्वेंट ऑफ गॉड। रिचर्ड एल्बर्ट को बहुत सारे लोग मॉडर्न ओशो भी कहते हैं। इनका जन्म 1931 में बॉस्टन अमेरिका में हुआ। बचपन से ही ये बड़े मेधावी, बड़े ही प्रभावी व्यक्तित्व के छात्र थे। बड़े होकर इन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। अपने ऑक्सफोर्ड के दिनों में ये आगे चल करके मिलते हैं टिमोथी लेरी से। टिमोथी लेरी वो व्यक्ति है जिसे उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका का सबसे खतरनाक व्यक्ति तक कह दिया था, द मोस्ट डेंजरस मैन इन अमेरिका कहा था। अब टिमोथी लेरी और रामदास, इन्होंने यहाँ से माइंड ऑल्टरिंग ड्रग LSD पर नए नए प्रयोग करना शुरू किए। ये लोग न खुद उस ड्रग को, उस नशे को करते थे, बल्कि इन्होंने अपने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को भी इस नशे को करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद के कई सालों तक ये कह सकते हैं कि रामदास एक कंप्लीट ड्रग एडिक्ट के रूप में हार्वर्ड में पढ़ाते भी थे और अपने स्टूडेंट्स को इस ड्रग को लेने के लिए कहते भी थे। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स पर कई तरह के प्रयोग भी किए। 1962 में रामदास और टिमोथी लेरी ने अपने स्टूडेंट्स पर चर्च के अंदर एक प्रयोग किया जिसे गुड फ्राइडे एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रामदास को हार्वर्ड से निकाल दिया गया और रामदास हार्वर्ड के इतिहास में वो पहले व्यक्ति बने जिन्हें हार्वर्ड से निकाला गया। इसके बाद रामदास जापान, थाईलैंड और नेपाल के रास्ते होते हुए इंडिया आए। वो इस खोज में थे कि जिस निर्वाणा की एक झलक उन्हें LSD का नशा करने के बाद मिलती है, क्या वो निर्वाणा वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करता है या वो केवल एक नशे की स्थिति है, नशे की अवस्था है। किंतु इंडिया में काफ़ी समय बिताने के बाद, उत्तराखंड के पहाड़ों पर इधर से उधर भटकने के बाद भी उन्हें सत्य का वो साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें वो निर्वाणा की स्थिति का बोध नहीं हुआ। अब रामदास मायूस होने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद वो एक गलत ट्रैक पर हैं और उन्हें कभी भी ईश्वर के साक्षात्कार नहीं होंगे। तभी एक दिन ब्लू तिब्बतन नाम के एक कैफे में उनकी मुलाकात भगवान दास से होती है। भगवान दास जो काफी समय से इंडिया में रह रहे थे, जो नीम करोली महाराज के शिष्य थे। भगवान दास को देखने के बाद रामदास को लगा कि इस व्यक्ति को वो सब कुछ हासिल है जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ।
इसके बाद उन्होंने अपने सारे फॉरेनर फ्रेंड्स को छोड़ा और भगवान दास के साथ हो लिया। काफ़ी समय वो और भगवान दास उत्तराखंड की पहाड़ियों में रमते रहे, विचरते रहे। फिर एक दिन अचानक भगवान दास रामदास से कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से मिलने जाना है। रामदास तब तक काफ़ी समय इंडिया में रह चुके थे। इंडिया आने के ठीक 6 महीने पहले रामदास की माताजी का देहांत हुआ था। अब रामदास कहीं भी नहीं जाना चाहते थे, किसी गुरु से नहीं मिलना चाहते थे, परंतु भगवान दास को तो जैसे ऊपर से आदेश आया। भगवान दास चाहते थे रामदास उनके साथ आए और गुरु से मिले। साथ ही भगवान दास ये भी चाहते थे कि रामदास उस गाड़ी में आए जो रामदास की नहीं थी। रामदास की देखभाल में इंडिया में रामदास के एक दोस्त ने एक कार रखी हुई थी। भगवान दास चाहते थे कि वो रामदास की उस कार से चलें। खैर, जैसा कि होता है, भगवान दास रामदास को मना लेते हैं अपने साथ अपने गुरु से मिलने जाने के लिए। रामदास और भगवान दास दोनों उत्तराखंड में कैची धाम की ओर निकलते हैं। रात होने पर रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं। रात में रामदास जहाँ वो रुके हुए थे उस होटल से बाहर आते हैं, तारों भरी हुई रात को देखते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी माताजी जिनका देहांत 6 महीने पहले ही हुआ था, पेट में बड़े हुए स्प्लीन के कारण वो उन्हें याद आती है। वो तारों में अपनी माँ को ढूंढते हैं, कुछ देर वहाँ खड़े रहते हैं और उसके बाद अंदर आकर के अपने बेड पर लेट जाते हैं। सुबह होती है, ये लोग वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये कैंची धाम की ओर आते हैं, रामदास के साथ जो भगवान दास हैं उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही वो कैंची धाम आते हैं, भगवान दास गाड़ी रोकते हैं। आसपास के कुछ लोग आकर के उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और उन्हें इशारा करते हैं एक तरफ जाने का, जिधर महाराज जी बैठे हुए होते हैं। रामदास और भगवान दास दोनों उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए महाराज जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे आकर वो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे 8-10 लोगों से घिरा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेट करके बैठा हुआ है। उसे देखते ही भगवान दास जाकर के दंडवत उसके चरणों में गिर जाते हैं। रामदास अपने अमेरिकन और हार्वर्ड कल्चर के अकॉर्डिंगली जेब में हाथ डाल करके खड़े रहते हैं और देखते हैं। रामदास को ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा होता है। रामदास कहते हैं कि मैं कम से कम इस व्यक्ति के, इस बूढ़े व्यक्ति के पैरों में तो बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा। वो सोचते हैं कि चलो आ ही गए हैं, यहाँ पर फंस ही गए हैं, तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद महाराज जी रामदास की ओर देखते हैं और बोलते हैं, यू केम इन ए बिग कार, तुम एक बड़ी गाड़ी में आए हो। रामदास कहते हैं यस। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम मुझे वो दोगे? रामदास एकदम से चौंक जाते हैं। अभी अभी मैं इस बाबा से मिला हूं और ये मुझसे मेरी गाड़ी मांगने लगा है। रामदास कहते हैं, महाराज जी वो मेरी नहीं है। महाराज जी कहते हैं, तुम अमेरिका में बहुत पैसे कमाते हो। रामदास अच्छा पैसा कमा रहे थे अमेरिका में, तो रामदास कहते हैं हाँ। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए ऐसी एक गाड़ी लोगे? अब रामदास को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहे थे, यार इस बूढ़े महाराज से मैं अभी थोड़ी देर पहले मिला हूँ और मिलते ही ये पहले मुझसे अपनी गाड़ी मांगता है। जब इससे कहता हूँ कि मेरी गाड़ी नहीं है तो ये कहता है कि तुम बहुत पैसे कमाते हो, मेरे लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर के आओ। रामदास को बड़ा तेज गुस्सा आता है, परंतु कुछ कहते नहीं हैं। आसपास के सारे लोग रामदास की स्थिति को समझ करके हंसने लग जाते हैं। रामदास भी थोड़ा मुस्कुराते हैं, पर अंदर से वो गुस्से में भरे होते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज जी बाकी लोगों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इन्हें भोजन कराओ। ये सारी बातें वहाँ पर एक ट्रांसलेटर के माध्यम से हो रही थी। भोजन करने के पश्चात एक व्यक्ति आकर के रामदास को कहता है कि तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं। रामदास उस व्यक्ति के साथ साथ महाराज जी से मिलने चलते हैं। जैसे ही रामदास महाराज जी के पास आकर के बैठते हैं, महाराज जी कहते हैं, कल तुम तारों को देख रहे थे? रामदास इज लाइक, हाँ। तुम तारों में क्या ढूंढ रहे थे? रामदास कुछ नहीं बोलते। महाराज जी कहते हैं, तुम तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे? अब रामदास थोड़ा सीरियस हो गए। तभी महाराज जी रामदास के करीब आते हैं और रामदास के कान में कहते हैं, स्प्लीन, तुम्हारी माँ का देहांत स्प्लीन के कारण हुआ? यह सुनते ही रामदास शॉक्ड रह गए। रामदास का अमेरिकन माइंड एक कंप्यूटर की तरह हर डायरेक्शन में दौड़ने लगा। वो इस बात का जवाब चाह रहे थे कि आखिर महाराज जी को ये किसने बताया। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान दास ने तो नहीं बताया, पर नहीं, भगवान दास को तो रामदास ने खुद नहीं बताया। फिर रामदास ने सोचा कि क्या महाराज जी मेरा माइंड पढ़ रहे हैं, परंतु उस समय उस कंडीशन में रामदास अपनी माँ और अपनी माँ की बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। रामदास तो ऑलमोस्ट भूल चुके थे कि स्प्लीन से उनकी माँ की डेथ हुई थी। रामदास बहुत देर तक सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये CIA या FBI का कोई प्रोग्राम तो नहीं है। काफ़ी देर जब उनका माइंड सही जवाब की तलाश में भटक रहा था, अचानक से रामदास को क्लिक हुआ। अचानक से रामदास को कुछ महसूस हुआ और रामदास को ये लगने लगा कि बस मैं यहीं आना चाहता था, इसी व्यक्ति से मिलना चाहता था। मेरी सारी जद्दोजहद इस व्यक्ति से मिलने की ही थी। और उसके बाद रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे, रामदास रोने लगे और रामदास का बस एक ही जी कर रहा था, कैसे इस व्यक्ति के पैरों में गिर जाऊं। यहाँ से रामदास को महाराज श्री नीम करोली महाराज मिले। ये कहानी है रामदास की अपने गुरु महाराज जी से मिलने की।